हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेव्स एडुकेयर में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं प्रकृतिवाद तथा अनुशासन। तो दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं अगर इस चैनल पर या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बीएड सेकेंड ईयर की सारी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 1 हमारा चल रहा है नॉलेज एंड करिकुलम, जिसमें यूनिट 1 सारा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 दोस्तों कंप्लीट होने वाला है। यूनिट 2 चल रहा है। सारी वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, सीरियल वाइज सारी वीडियो प्लेलिस्ट में है। और दोस्तों ये वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। प्रकृतिवाद तथा अनुशासन आज का हमारा टॉपिक है। प्रकृतिवाद बच्चों को अत्यधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। दोस्तों आदर्शवाद हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रकृतिवाद किस प्रकार के होते हैं, प्रकृतिवाद का क्या मकसद होता है, वो टीचर्स के बारे में क्या बोलते हैं, उनके अनुसार शिक्षा की विधियाँ क्या होनी चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रकृतिवाद का अर्थ क्या होता है, ये सारी वीडियो हम लोग मतलब कि देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि अनुशासन के बारे में प्रकृतिवाद का क्या विचार है। वो बोलते हैं कि बच्चों को अत्यधिक स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। स्वतंत्रता के कारण ही बच्चा प्राकृतिक रूप से विकास कर सकता है। प्रकृतिवाद का विश्वास है कि मानव प्राकृतिक अनिवार्यतः अच्छी और शुद्ध होती है। वो बोलते हैं ना कि जो मनुष्य होते हैं वो प्रकृति में ही अच्छी तरीके से अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, किसी तरह से बाहर से अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती है। इस विश्वास को सभी प्रकृतिवादियों का समर्थन प्राप्त है। बच्चों पर प्रौढ़ों का स्तर नहीं थोपना चाहिए। बोलते हैं कि बड़ों अपने अनुसार अपनी विचारधारा, अपनी अनुशासन रूल्स उसके ऊपर नहीं थोपना चाहिए बच्चों के ऊपर। प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन अनुशासन संबंधी प्रकृतिवादी विचारधारा का मुख्य आधार क्या है? प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन। स्पेंसर के अनुसार जब बच्चा गिरता है या उसका सिर मेज से टकराता है तो उसे पीड़ा होती है, जिसकी याद उसे अधिक सावधान बनाती है तथा ऐसे अनुभव की पुनरावृत्ति से वह उचित दिशा की ओर अनुशासित हो जाता है। यानी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पेंसर जो है वो बोलते हैं, ये प्रकृतिवादी है, ये बोलते हैं कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए बच्चों को छोड़ दिया, अगर बच्चे किसी दीवार से या मेज से, टेबल से, चेयर से किसी से उसका सर अगर टकरा जाता है तो उसे दर्द होगा, और दर्द होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम वो क्या होगा, सावधान होगा। अगर इस तरह से बार बार उसके साथ होता है तो फिर खुद ही वो सावधान हो जाएगा, उसे खुद ही एक सही डायरेक्शन अनुशासन का मिल जाएगा। हमें अनुशासन में रखने की उसे कोई जरूरत नहीं है, ये बोलते हैं। रूस भी प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का प्रबल समर्थक है। उनके अनुसार यदि कोई बच्चा खिड़की या शीशा तोड़ देता है तो नया शीशा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि बच्चे को वहां बिठा देना चाहिए ताकि वो सर्दी से दुख उठाए और आगे ऐसा न करे। अब देखिए दोस्तों, रूसो बोलते हैं कि अगर मान लीजिए ठंडा का मौसम है और बच्चे अगर कोई खिड़की तोड़ देते हैं, शीशा का अगर खिड़की है तोड़ देते हैं तो फिर से दूसरा आप शीशा मत लगाइए, खिड़की मत लगाइए। ये रूसो बोलते हैं। जब बच्चे को खुद ही ठंडा लगेगा, खुद ही सर्दी लगेगी, खुद उसको तकलीफ होगा तो फिर ऐसा काम दोबारा से वो नहीं करेगा। जॉन डेवी क्या बोलते हैं, ने मध्यवर्ती मार्ग का सुझाव दिया। देखिए जॉन डेवी बोलते हैं मध्यवर्ती मतलब वो बोलते हैं ना तो पूरा कठोर अनुशासन दिया जाए और न ही उसको छोड़ दिया जाए पूरी तरह से। वो बोलते हैं कि हम कई स्थितियों में बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव के परिणाम भोगने की आज्ञा नहीं दे सकते। वो बोलते हैं कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि उसको बुद्धि नहीं है तो अपनी योग्यता के अनुसार वो कुछ भी करे, उसको बुद्धि नहीं है, उसको अभी अनुभव नहीं है तो उसको हम छोड़ दें। अब ये बोलते हैं प्रकृतिवादी के अनुसार क्या है कि आधुनिकता विचारधारा लज्जित करना, हंस पढ़ना, उपेक्षा करना आदि है। बच्चे की विपरीत प्रवृत्तियों को प्रभावित करने के लिए उसे कष्टदायक व्यवहार रेखा से वापस लौटाया जा सकता है। जॉन डेवी बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं करें। अब जैसे आग है तो हम बच्चों को, आग में बच्चे जा रहे हैं तो हम छोड़ दें कि बच्चे आग में जाए, खुद ही जलेंगे, खुद उनको तकलीफ होगा तो दोबारा से आग में नहीं जाएंगे, इसके लिए हम छोड़ देंगे बच्चों को? नहीं, उन्हें मतलब कि जो कष्टदायक व्यवहार रेखा होगा उससे हम वापस लौटा सकते हैं, वहाँ हम नहीं जाने दे सकते हैं, बच्चों को मना कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा हम छोड़ दें तो आप सोचिए बच्चे आग में जाकर गिर जाएंगे, और हम छोड़ दें, उन्हें नहीं निकाले, उन्हें नहीं मना करें, उन्हें जाने दें। तो दोस्तों जॉन डेवी बोलते हैं कि नहीं, ऐसा भी हम नहीं कर सकते हैं। ये बीच वाले रास्ता अपनाने की बात करते हैं। पूरी तरह से हम स्वतंत्र भी नहीं छोड़ सकते और उनके ऊपर पूरी तरह से हम मतलब कि उन्हें दंडित भी नहीं कर सकते हैं। प्रकृतिवाद विभिन्न क्रियाओं में बच्चों के वास्तविक तथा व्यक्तिगत रूप से भाग लेने में विश्वास रखता है कि वास्तविक और व्यक्तिगत रूप से भाग ले। इस दर्शन में विद्यार्थियों के स्वायत्त शासन का भी मार्गदर्शन किया है, क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार को नियमित करने का महत्वपूर्ण साधन है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एस नील का समर हिल स्कूल जो इन सिद्धांतों पर आधारित है, वह प्राकृतिक उद्देश्यों तथा विधियों को वास्तविक रूप से प्रतिपादित होता है। अब देखेंगे दोस्तों कि प्रकृतिवादी तथा स्कूल संगठन यानी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में प्रकृतिवादी का क्या विचार है।
प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार विद्यालय का उद्देश्य बालक के स्वाभाविक विकास में सहयोग प्रदान करना है। स्वाभाविक विकास मतलब जो उसका नेचुरल डेवलपमेंट है उसमें बस क्या करना, मदद करना, हेल्प करना, ना कि एक नया अपनी तरफ से कोई रूल रेगुलेशन उसके ऊपर लगाना। प्रकृतिवादी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यालय की व्यवस्था स्वतंत्र प्राकृतिक समाज के रूप में करना चाहते हैं, जहां उसे अपने स्वाभाविक विकास के लिए उचित वातावरण मिल सके। वे विद्यालय की व्यवस्था में कठोर, दृढ़ एवं कृत्रिम बंधन को स्वीकार नहीं करते। यानी विद्यालय में किसी प्रकार का कोई कठोर नियम, दृढ़ कोई ऐसा नहीं कि रिजिड कोई रूल्स होने चाहिए या बनावटी कोई बंधन होना चाहिए, नहीं। बस एक को उचित वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए जहाँ पर बच्चे स्वाभाविक अपना डेवलपमेंट कर सके। विद्यालय में किसी प्रकार के बाहरी नियंत्रण को स्थान नहीं देते हैं। ये प्रकृतिवादी जो है वे नहीं चाहते हैं कि बालक पर किसी प्रकार का दबाव पड़े। वे चाहते हैं कि विद्यालय में स्वतंत्रता का वातावरण हो जहां बालक को अपने विकास की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो। रॉस ने लिखा है, विद्यालय ऐसे स्थल होने चाहिए जहां पर बालक हानिकारक प्रभावों से दूर रहे। प्रकृतिवादी स्वशासन पर बल देते हैं और समय चक्र को हे दृष्टि से देखते हैं। स्वशासन मतलब कि ऑटोमेटिक अनुशासन बच्चे के अंदर डेवलप होगा, उसकी बातों करते हैं। प्रकृतिवादी लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखते हैं। बालक का सामाजिक वातावरण स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। यानी सामाजिक वातावरण स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के सिद्धांत पर होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं स्कूल का प्रशासन चलाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं, डाल्टन पद्धति में कक्षाओं को प्रयोगशाला में बदलने का सुझाव देना चाहिए। जो कक्षा है उसको प्रयोगशाला में बदलना चाहिए जिसमें कोई समय सीमा नहीं हो। इस योजना पर प्रकृतिवाद का प्रभाव दिखाई देता है। अध्यापक की भूमिका कम से कम होनी चाहिए। छात्रों के नेतृत्व का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। रूसो ने स्कूलों के गठन का बच्चों की प्रकृति तथा उनकी विकास अवस्थाओं के अनुसार सुझाव दिया है। विकास की जो अवस्थाएं हैं उसके अनुसार मतलब कि उन्होंने बोला है कि स्कूल का गठन होना चाहिए और बच्चों की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि प्रकृति स्वयं एक सच्चाई है जिसमें बच्चा प्राकृतिक नियमों के अनुसार सीखता है। स्कूल का संगठन स्वतंत्र तथा मुक्त वातावरण के आधार पर परिवर्तनशील है। बालक के विकास के लिए प्राकृतिक वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। प्रकृतिवाद और बालक, दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि स्कूल संगठन के बारे में उन्होंने क्या बोला कि बाहर से कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। एक स्वच्छ वातावरण, एक स्वतंत्र वातावरण स्कूल बस उपलब्ध कराए जहाँ पर बच्चे अपना खुद का डेवलपमेंट कर सके। समय सारणी में भी परिवर्तनशील होना चाहिए, कोई दृढ़ता नहीं होनी चाहिए, कठोर नियम नहीं होने चाहिए। ये बात उन्होंने बोला है। अब देखेंगे कि बालक को प्रकृतिवाद और बालक, प्रकृतिवादियों ने बालक को एक ऐसा प्राणधारी बतलाया है जो स्वर्ग से वैभव के साथ अवतरित हुआ है। वो बोल रहे हैं कि स्वर्ग से ही वो वैभव के साथ अवतरित हुआ है। बालक जन्म से शुद्ध होता है, उसमें अच्छाइयाँ होती हैं। शिक्षा का कार्य बालक को इस प्रकार का वातावरण प्रदान करना जिसमें वो अपनी अच्छाइयों का विकास कर सके। यानी ये बोलते हैं कि बच्चे में पहले से अच्छाइयाँ होती है, सारी चीजें होती है, बस एजुकेशन का काम क्या है, उन अच्छाइयों को और ज्यादा विकसित करने का अवसर प्रदान करना। प्रकृतिवादी बालक को समझने पर बहुत बल देते हैं। बालक को हमें समझना चाहिए, बालक की मूल प्रवृत्ति, इच्छाएं, रुचियां, आवश्यकताओं, योग्यताओं के अनुरूप ही प्रकृतिवादी बोलते हैं उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। वे अपनी इंद्रियों और प्रवृत्तियों का दमन करना नहीं चाहते। उस पर किसी प्रकार का ज्ञान जबरन लादने का विरोध करते हैं। उनके इंद्रियों पर किसी प्रकार का कोई जबरन हमें ज्ञान नहीं लादना है। उनके मान्यता है कि बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्पन्न नहीं होता है, वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्पन्न नहीं होता है, तो उसका विकास करने के लिए शिक्षा व्यवस्था की जाती है। यानी उसका डेवलपमेंट के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, न कि बालक जन्म लिया है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार प्रकृतिवादी शिक्षा का केंद्र बालक ही है, शिक्षा या पाठ्यक्रम नहीं। यानी शिक्षा का केंद्र बालक है, न कि शिक्षा और पाठ्यक्रम है। तो ये बात करते हैं प्रकृतिवादी। आगे हम लोग देखेंगे शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान का मूल्यांकन। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाल मनोविज्ञान के विकास के बाद प्रकृतिवादी के कारण बाल मनोविज्ञान का जन्म हुआ, क्योंकि एक बाल केंद्रित प्रणाली है प्रकृतिवादी प्रणाली। इस दर्शन के अनुसार बालक को अपनी प्रकृति तथा भावों के अनुसार विकसित करने पर बल इन्होंने दिया है। क्रिया तथा अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम की बात पर यह बल किए हैं। प्रकृतिवादी विषय प्रधान पाठ्यक्रम की कटु आलोचना करते हैं। विषय प्रधान नहीं होना चाहिए पाठ्यक्रम, हमारे पाठ्यक्रम में सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। इस दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम बच्चे के लिए है, बच्चा पाठ्यक्रम के लिए नहीं है। पाठ्यक्रम बच्चे के अनुसार, बच्चे के क्रियाओं अनुभव के आधार पर होना चाहिए। शिक्षण पद्धतियों के क्षेत्र में योगदान इनका क्या रहा? प्रकृतिवादी ने हमारी शिक्षा की पद्धतियों में क्रांति ला दी।
या पुरानी निर्देशक विधियों को चिपटे रहने के स्थान पर विभिन्न विषयों को पढ़ाने में अधिक गतिशील तथा अधिक प्रगतिशील विधियों पर इन्होंने बल दिया है। यानी प्रकृतिवादी ने जो पुराने तौर तरीके थे, पुराने जो पाठ्यक्रम थे, उसको हटा करके नई विधियां, प्रगतिशील विधियों पर इन्होंने जोर दिया है। बहुत सारे विषयों को भी इन्होंने मतलब कि इंक्लूड इसके अंदर किया है पाठ्यक्रम के अंदर। ह्यूरिस्टिक विधि, डाल्टन पद्धति, खेल पद्धति तथा मॉन्टेसरी पद्धति आदि की इन्होंने बात की। अनुशासन की धारणा में क्रांति, प्रकृतिवादी स्वतंत्रता का अनुयायी है, इसलिए यह दर्शन सिफारिश करता है कि बालक के अपने किए गए फल भोगने दो। प्रकृतिवादी परिणामों के आधार पर अनुशासन के सिद्धांत पर अनुशासन की व्यवस्था करते हैं। यानी बोलता है कि जो प्राकृतिक रिजल्ट होता है उसके आधार पर खुद ही यह अनुशासन बच्चे के अंदर डेवलप होगा, इसलिए उसके किए गए फल का जो किए गए कर्म है उसका फल उसे भोगने दो। इस दर्शन ने विज्ञान शिक्षण को प्रदान किया है, आज के युग की मांग की है। यह दर्शन एक प्रकार के परंपरागत शिक्षण का क्या है, विरोध, एक क्रांति है। यानी परंपरागत शिक्षा का ये इन्होंने विरोध किया है। शिक्षा में प्रकृतिवादी की सीमाएं, शिक्षा में उच्च आदर्शों का अभाव। अब इनमें देखेंगे कुछ लिमिटेशन भी है इनके एजुकेशन में। प्रकृतिवादी शिक्षा को उच्च आदर्श नहीं देता। यह दर्शन बालकों को प्रकृति की गोद में उनका स्वाभाविक विकास करना चाहता है। ऐसा करने में उनमें उच्च मानवीय गुण नहीं आ सकते हैं, वे तो कोरे पशु रह जाएंगे। इस प्रकार यह दर्शन मनुष्य को पशु मानता है और कहता है कि मनुष्य में पशु की वास्तविक मनुष्य है, और यह दर्शन मनुष्य के भौतिक स्वभाव पर जोर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आध्यात्मिक स्वभाव की ओर ध्यान नहीं देता है। ये दर्शन एक भौतिक मनुष्य को पैदा कर सकता है, परंतु पूर्ण मनुष्य नहीं। भौतिक मनुष्य तो बन जाएगा लेकिन पूर्ण मनुष्य नहीं, क्योंकि आध्यात्मिकता और नैतिक शक्तियों पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया है। और आध्यात्मिकता और नैतिक शक्तियों से ही मनुष्य पूर्ण मनुष्य हो सकता है। जैसा कि हम लोग आदर्शवाद में पढ़े थे, वर्तमान पर बल, ये प्रेजेंट टाइम पर ज्यादा बल देते हैं, क्योंकि वर्तमान समय तथा वर्तमान उपयोगिता ही सब कुछ है। न तो यह भूतकाल को कोई महत्व देते हैं और न ही भविष्य को ये महत्व देते हैं, ये प्रेजेंट को। भूतकाल रूसों के अनुसार क्या है, भूतकाल एक सूखी हुई लकड़ी है, इसे कचरे के ढोल में फेंक दो, भूतकाल को बोलते हैं। वर्तमान का अपना महत्व है, परंतु कुछ सीमा तक भविष्य भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जब हम भूतकाल का अध्ययन नहीं करते तो वर्तमान को समझा नहीं जा सकता और भविष्य को अच्छा नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार जब तक हम भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे, उन्नति नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये बोलते हैं कि फ्यूचर को मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, भूतकाल को बोलते हैं तो कचरे के ढेर में फेंक दो, और बोलते हैं बस प्रेजेंट टाइम को सोचो। लेकिन दोस्तों पास्ट टाइम को सोचने से हमें फ्यूचर में प्रेजेंट टाइम में क्या करना है ये सीख मिलेगी, और भविष्य के बारे में अगर हम सोचेंगे नहीं तो हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। आगे हमें क्या करना है, किस प्रकार से गोल अगर हम सेट नहीं करेंगे तो आगे हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। पुस्तकों की अवहेलना ये करते हैं, पुस्तकों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ये ज़्यादातर एक्टिविटी और जीवन का जो अनुभव होता है उसको ये इम्पोर्टेंस देते हैं। इस दर्शन में पुस्तक के लिए कोई स्थान नहीं है, परंतु केवल क्रियाओं और अनुभव के द्वारा बालक की शिक्षा पूरी नहीं हो सकती है। हमारी संस्कृति एवं सभ्यता का आधार है पुस्तक, तो हम छोड़ नहीं सकते हैं पुस्तकों को। यानी दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, क्रियाएं, अनुभव तथा पुस्तक सभी मतलब शिक्षा देने के लिए उचित विधियां है। यानी कि ये क्रियाएं और अनुभव तो होना ही चाहिए, साथ साथ पुस्तक का भी कहीं न कहीं स्थान होना चाहिए, लेकिन ये पुस्तक की अवहेलना करते हैं। पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विधियों को समस्त महत्व देते हैं। पाठ्यक्रम में ये ज़्यादातर वैज्ञानिक के विषय की ही बात करते हैं, कला साहित्य की विषय के तौर पर पाठ्यक्रम में उचित स्थान नहीं देते हैं कला साहित्य को। बालक को अनियंत्रित स्वतंत्रता की बात करते हैं, यानी उसके ऊपर कोई भी कंट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, वो पूरी तरह से बंधन रहित होनी चाहिए, उसे स्वतंत्र छोड़ देनी चाहिए। और बंधन लगाए बिना कोई शिक्षा नहीं दी जा सकती है। वैसे भी जब तक समाज और अध्यापक बालक को नियंत्रण में नहीं रखते, उसके अंदर आत्म अभिव्यक्ति नहीं आ सकती है। दोस्तों प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन उचित नहीं, ये बोलते हैं प्राकृतिक परिणाम द्वारा ही उनके अंदर अनुशासन डेवलप होगा, लेकिन ये मतलब कि सही नहीं है। कहीं ना कहीं बच्चों को अगर छोड़ दिया जाए तो बड़ी क्षति भी पहुंच सकती है, क्योंकि दोस्तों अगर सोचिए कि आग में अगर बच्चे आग के करीब जा रहे हैं, अगर हम उसको नहीं रोकेंगे इनके अनुसार, प्रकृतिवादियों के अनुसार, तो बच्चे मतलब कि आग में जाकर जल भी सकते हैं। तो ये ऐसी घटना होने के लिए हम उनको नहीं छोड़ सकते हैं। प्राकृतिक परिणामों का नियम बताकर उसे दुर्घटनाग्रस्त बनाना है, क्या हम उसे नहीं बता सकते हैं कि आग के पास जाने से वह जल जाएगा? कहने का मतलब दोस्तों हमें बताना पड़ेगा कि आग के पास जाकर तुम जल जाओगे। ऐसी दुर्घटना होने से हम उन्हें बचाना चाहिए, न कि उन्हें आग में झुलसने के लिए हम छोड़ देना चाहिए, तभी वो अनुशासन सीखेंगे। तो बालक की छोटी सी भूल के परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी सजा मिल सकती है दोस्तों, अगर हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो ये बोलते हैं कंट्रोल नहीं करना। तो ये इनकी कुछ क्या है, डिमेरिट्स है शिक्षा पद्धति की। शिक्षा केवल पृष्ठभूमि में ये बात करते हैं कि शिक्षा केवल क्या है,
फिर बैकग्राउंड में यानी पर्दे के पीछे रोल करते हैं अध्यापक को, ये दूसरा स्थान दिए हैं। परंतु विद्वानों का मत क्या है दोस्तों? आज के वैज्ञानिक युग में जहाँ जनतंत्र का बोलबाला है, शिक्षा के प्रति प्रकृतिवाद का यह दृष्टिकोण उचित नहीं है। बालक की शिक्षा में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है। समाज की अवहेलना ये करते हैं प्रकृतिवादी व्यक्तिवादी विकास पर बल देते हैं, बोलते हैं कि समाज को भ्रष्ट समझते हुए विरोधी बताते हैं, बोलते हैं समाज से बालक को दूर रखना चाहिए, जबकि परंतु बालक का विकास समाज के बिना नहीं हो सकता है। दोस्तों अगर देखा जाए निष्कर्ष के तौर पर, तो प्रकृतिवादी ने बच्चों को अत्यधिक स्वतंत्रता प्रदान करने की बात कही है। उसने अत्याचार, निर्दयता, हस्तक्षेप तथा कठोर शासन से मुक्त रखने की बात की है। इस प्रकार प्रकृतिवाद ने कक्षा में एक नया मनोवैज्ञानिक विधि का प्रोत्साहन किया है, अत्यधिक पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है, शिक्षा में बालक को केंद्रीय स्थान दिया है। परंतु विशेषताओं के बावजूद भी हमें यह करना पड़ेगा कि यह अपने परंपरागत शिक्षा प्रणाली के विरोध के जोश में आवश्यकता से बहुत आगे निकल गया है। यानी कि ठीक है, परंपरागत शिक्षा प्रणाली का हम विरोध करेंगे, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा हमें अवहेलना नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर हमें लगेगा, ज़रूरत पड़ सकता है कि हमें इसकी अवहेलना करनी चाहिए, वहाँ करनी चाहिए। बाकी पूरी तरह से दोस्त अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जो अगर हमारे प्रेजेंट टाइम में भी हमारे लिए अगर सही है, पुराने तरीके के जो मेथड्स है, अगर अभी के टाइम के लिए भी वो सही साबित होते हैं तो उन्हें यूज करना चाहिए। जो नहीं सही साबित होते हैं उन्हें नहीं यूज करना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के प्रकृतिवादी जो हैं वो भौतिक संसार और साइंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बच्चे को सेंटर में रखते हैं। मतलब कुछ मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। तो दोस्तों फिर लास्ट में वही कहना चाहूँगी, जो लोग पहली वीडियो नहीं देखे उसको आप देखते जाइए, सीरियल वाइज देखते जाइए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और दोस्तों पहले से ही अगर आप देखते जाएंगे, वीडियो पढ़ते जाएंगे, तो एग्जाम से पहले आपको कोई प्रेशर नहीं होगा, सारा प्रिपरेशन आपका रहेगा। एक बार रिविजन कर लेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी नाम से वेब एडुकेयर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। उस चैनल पर जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सारी पीडीएफ आपको उस चैनल पे भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी और की जाती भी है। इससे पहले वाली पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, ये भी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। आप डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अपने पढ़ने के लिए, अपने अनुसार, अपनी लैंग्वेज में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में क्या डिफरेंसेस है इसका हम लोग बात करेंगे। ऐसे ये टॉपिक आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आदर्शवाद और प्रकृतिवाद डिटेल्स हम लोग पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, तो डिफरेंसेस आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। तो दोस्तों अभी तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी इस वीडियो को देखने के लिए, वॉच करने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।